अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले बात करेंगे आशुब चश्म के हवाले से। और इस वबा की वजह से पंजाब की जो निजी और सरकारी स्कूल हैं वो आज से लेकर पीर तक बंद रहेंगे। एक अच्छा फैसला लिया गया निगरान सेटअप की जानिब से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 28 और 30 सितंबर को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। 29 सितंबर को ईद मिलादुल नबी की आम तातील है, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का दौरा किया और इस मौके पर आशुब चश्म से मुतासर बच्चों की स्कूल में हाजिरी पर वो बरहम भी दिखाई दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी स्कूल्स को फौरी तलब किया और पंजाब भर के जो निजी और सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर जुमेरात और हफ्ते को छुट्टी देने की हिदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक ये फैसला पंजाब में आशुब चश्म की वबा से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया है। यकीनी तौर पर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में स्कूल में जा रहे हैं और जो ये वायरस है बड़ी तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है। इस फैसले का इतलाक पंजाब भर के तमाम ही स्कूलों पर होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यह कहना था कि स्कूल्स में आशुब चश्म तेज़ी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासिर वो देख रहे हैं। स्कूल्स की छुट्टियों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर 4 दिन घर में रहेंगे तो आशुब चश्म का फैलाव भी कम होगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ से सख्ती के साथ जो SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें खुद चेक करेंगे और इस हवाले से सख्ती की जाएगी। मजीद भी इस पर बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नई सियासी जमात का कयाम, लेवल प्लेइंग फील्ड और निगरान हुकूमत की सफाइयां। बिजली, पेट्रोल और गैस के टैक्स के बाद कूड़ा टैक्स भी लागू होगा। कौन होगा वर्ल्ड कप 2023 का फातेह, पेशन गोई सामने आ गई। और फिल्म लाडे दा व्याह 29 अक्टूबर को लॉन्च होने को तैयार। इत्तलात के मुताबिक हसास इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और 3 दर्जन कारकुनों की मौजूदगी पर इस वक्त अडयाला जेल को इंतहाई हसास करार दे दिया है। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वकील चेयरमैन PTI का यह कहना है कि कानूनी टीम का चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का प्लान था, जिसके लिए अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट से बार बार रब्ता किया गया। ताहम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी की स्टोरी के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर नई सियासी जमात कायम करने के लिए इस वक्त संजीदगी से हालात का जायजा ले रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर एक नई सियासी जमात कायम करने पर इस वक्त बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं और साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिसे की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, ताकि इस बात का वो जायज़ा लिया जा सके कि नई जमात कायम की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तीनों में से मुस्तफ़ा खोखर इस नई पार्टी को लाने के लिए ज़्यादा आरज़ूमंद दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाकी 2 लोग अभी वाज़े तौर पर कोई भी फैसला नहीं कर पाए कि पार्टी कायम की जाए या नहीं की जाए। जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाने शुरू कर दिए हैं। इस पर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आज़म के बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि 2 रोज़ पहले गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी को निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू का एक हिस्सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा था कि चेयरमैन PTI हो या कोई और भी हो, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानून लागू होगा। दूसरी जानिब PTI के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त मुस्लिम लीग नून की B टीम बने हुए हैं। उनका काम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, लेकिन हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। जबकि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं। मरियम नवाज भी मुल्क में वापस आ चुकी हैं। पोस्टर्स पर सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर समेत लीडर्स और कारकुनों को ज़रूरी हिदायत इस वक्त जारी की जा रही हैं। सीनियर तजियाकार आमिर रियाज राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हमें एक पेज पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ निगरान हुकूमत पर, निगरान वज़ीर आज़म पर, निगरान वज़ीर दाखिला पर बड़ी तनकीद हो रही है। बयानात दे देते हैं, फिर सामने आते हैं, उसकी तरदीद करते हैं। क्या लगता है, मीडिया हैंडलिंग नहीं हो रही या ना तजुर्बेकार हैं इसलिए इस तरह के बयानात दे देते हैं? देखिए, जिनके बयानात आ रहे हैं वो वजीर आजम हैं और वजीर दाखिला हैं, दोनों सियासतदान हैं, दोनों बलूचिस्तान से हैं जी।
और बात समझते हैं, लेकिन मजबूरी सियासतदान की ये होती है कि उसे शौक होता है लाइमलाइट में आने का। और हमारे वजीर आजम को बहुत ज्यादा इस मामले में तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है, क्योंकि वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज उस तरीके से दे रहे हैं जिस तरीके से ये ख्वाहिश होती है कि एक मुंतखब वजीर आजम दुनिया में विजिट पे है और वो इस तरह की बातें और इंटरव्यूज कर रहे हैं, जो कि उनके मैंडेट से इसलिए तजावुज कर रहा है कि वो पॉलिसी इश्यूज पे बात कर देते हैं। और वजारत इत्तलात, जो वजीर इत्तलात सहाफ़ी भी हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब अच्छे आदमी हैं, उनकी बजाय ये लोग बातें करते हैं तो वो वजारत इत्तलात सिर्फ वजाहत पे लगी हुई है। और यही मसला निगरान हुकूमत को आ रहा है। देखें, नासिरुल मुल्क साहब के पास तो 60 दिन थे, जो पिछली दफा निगरान वजीर आजम थे, वो मीडिया पे कहीं नहीं आते थे। वो बस सिर्फ ये कि भाई चूंकि मुझे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करना है, शफाफ इलेक्शन के लिए काम करना, तो वो खामोशी से बैठे रहे। अब ये लॉन्ग टर्म भी है, थोड़े से 90 दिन की कहानी भी नहीं है, उससे ज्यादा की हो चुकी है, अब समझे आप। तो वो जाते हैं जहां पे, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी टॉक शोज वगैरह में जाते थे, निगरान वजीर आजम। तो ये इशू बन गया है इस गवर्नमेंट के लिए, और उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें डे बाय डे मामलात पर गुफ्तगू करने की बजाय सिर्फ इलेक्शन कराने के इश्यूज पे अगर कहीं जरूरत हो तो बात करें, अदरवाइज उन्हें खामोशी रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना पीआर सेक्शन, पीआर डिपार्टमेंट इस तरह से तरतीब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई नई मुंतखब हुकूमत तो नहीं है जिसे अच्छाइयां और बुराइयों के फर्क वाज़े करने हैं। स्टार्ट में एक मीडिया टॉक कर ली थी, काफी था कि जी सबने अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है और उन्होंने बता दिया, बस काफी था। इसके बाद जब वो जो भी गुफ्तगू करते हैं, किसी ना किसी पार्टी को नाराज कर बैठते हैं, जिससे निगरान हुकूमत का इमेज खराब हो रहा है। मेरे ख्याल में उन्हें सिर्फ उस तरफ रहना चाहिए जो उनको, मतलब उनका डे बाय डे काम है, उन्हें पॉलिसी इश्यूज पे गुफ्तगू करने से एतराज करना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, ये जो डील और ढील का तासुर है जो पीटीआई इस वक्त दे रही है, इसमें आपको लगता है कितनी हकीकत है, ऐसा है? और अगर नवाज शरीफ के हालिया सख्त बयानात की बात करें, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मंजर में कुछ तब्दीली आई है, जो फिर स्टेटमेंट्स हमने देखी निगरान वजीर आजम की आई या निगरान वजीर दाखिला की आई कि अगर तो जमानत नहीं मिलती तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये आप देखते हैं कि वो जो सख्त बयानिया था नवाज शरीफ का, उसके बाद फिर ये बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। जाहिर है दूर की कोड़ी लाने में तो हम भी मास्टर हैं, और सरफराज बुगटी साहब तो खड़े नहीं रहे 24 घंटे भी अपने बयान पे, लेकिन मीडिया के ऊपर उस बयान के हवाले से तरह तरह की क्या साराइयां जारी हैं। वैसे उनको यही बात वजीर आजम के लिए मैं जो बात कर रहा था, उनको भी चाहिए बहुत थोड़ा आए, थोड़ी बात करें वजीर दाखिला के तौर पे मीडिया के सामने। जाहिर है जब सवाल होगा कि कानून क्या कहता है और जवाब होगा, जैसे मरहूम जमाली साहब से सवाल कर लिया गया कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ आपके बॉस हैं, और वो एक नेक तीनत आदमी अपनी इस फिक्रे की वजह से इतना खराब किया गया, और जी आपका तो बॉस ही जनरल मुशर्रफ था। अब ये चलता है, ये दो धारी तलवार है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनको बचना चाहिए। जब कानून ने ही एक्शन लेना है तो आपको, उन्होंने क्या शेख रशीद वो बात ठीक कही राना सनाउल्लाह ने, या राना सनाउल्लाह खुद थे, वो गुफ्तगू करते थे, तो ये सियासी जमातों की नुमाइंदगी करते हुए लीडर्स गुफ्तगू कर रहे थे। सरफराज बुगटी तो फिलहाल अपने तौर पे जो उनका मैंडेट है उसमें तो उनको अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी नहीं करनी, यहाँ पे बैठ के उन्हें फैसिलिटेशन करनी है। लेकिन वही बात कि मीडिया के दोस्त भी उनके पास पहुंचते हैं, मीडिया के साथ उनका ताल्लुक भी अच्छा है, इसी तरह काकड़ साहब का है। और नवाज शरीफ का बयानिया जो है, मैं आपको बताऊं, वो चलता रहेगा। उन्होंने जो बात करनी थी वो हमारे मीडिया के ऊपर नैरेटिव के तौर पे जेरे बहस है कि वो क्या कर देंगे और क्या कर सकते हैं। यही किसी को अपनी पॉलिसी चलाने के लिए गुफ्तगू करके, फिक्रा दे के उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स के साथ गुफ्तगू की। अगर उस तकरीर को पूरा सुना जाए तो उसके अंदर वाज़े नुक्ता ये बिल्कुल नहीं था कि वो जनरल बाजवा या जनरल फैज के खिलाफ ही सिर्फ एक्शन करने के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या पाकिस्तान की क़यादत करना चाह रहे हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी बात की थी, और अब 21 को जब वो आते हैं और जलसा करते हैं तो वो उनका रुख मुतय्यन करेगा आपके और हमारे सामने कि उनकी तरजीहात में पहले क्या है, पाकिस्तान के आम आदमी की फलाह है या वो ये तासुर देंगे कि मैंने बदला लेना है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो करेंगे। एक बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम सब, कल एक वाकया पेश आया जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, हमने देखा जिस तरह से सेनेटर अफनानुल्लाह और शेर अफजल साहब के दरमियान हाथापाई तक हो गई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ये किस तरह मामला जाते देख रहे हैं हम? मैं अभी थोड़ी देर पहले मतीउल्लाह जान का देख रहा था ट्विटर पे, एक्स पे, कि कल शेर अफजल साहब गुस्से में थे और वो एक्सप्रेस की बजाय न्यो टीवी आपके दफ्तर पहुंच गए थे। तो वो टेंशन में तो थे, जाहिर है उन पार्टी के
जो स्पोक्समैन नए बनाए गए हैं, शोएब शाहीन साहब उनके साथ लग रही है। वकीलों की राइवलरी भी होती है, एक पार्टी में भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है। आपको पता है फवाद चौधरी और हामिद खान, सबको पता है क्या क्या कहा गया। तो वो गुस्से के आलम में जब प्रोग्राम में गए हैं और जो गुफ्तगू हुई है, मैं उस चूंकि वो हमारे ऑफिस का एक्सप्रेस का वाकया, मैं उस पर कोई बात अभी करना नहीं चाह रहा कि चीजें आ जाएं। बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया था। ये किसी भी सियासतदान, किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी लीडर, जहां पे भी जो लोग बैठे हों, मुहज़्ज़ब अंदाज के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। जब आप गुफ्तगू में वो जिस भी फ्रीक की तरफ से पहल हो या बाद में हो, एक बंदे को एतराज कर लेना चाहिए कि अगर एक कर रहे हैं गुफ्तगू और वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको रिकॉर्डिंग को भी देख लेना चाहिए, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ मसला यही हुआ है, आप देखें ना 9 मई क्या हुआ है कि आपने पाकिस्तान के अंदर लोगों को अपने इदारे के खिलाफ भड़का दिया और नतीजा क्या हुआ कि जिन लोगों को तैयार किया गया था वो जाके पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, एसेट्स पे हमलावर हो गए। ये है वो नतीजा जो हम अपने वो बतौर पार्टी पीटीआई भुगत रही है और पाकिस्तान के अंदर सब लोग इस पे हैं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, बजाय आगे बढ़ने के मजीद पस्तियों का सफर हमारा है। तो ये सियासी क़यादत का भी फर्ज है कि इस मामले पे कहीं ना कहीं कोई बातचीत, डायलॉग का रास्ता तमाम सियासी जमातों को आपस में खोलना चाहिए। नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं और आर्मी चीफ तो अपनी तरफ से कई दफा ये बात क्लियर कट सदर मुमलिकत को भी कह चुके कि आप हमें सियासत में ना घसीटें। आप उस वक्त जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे कि उनसे बात कर लीजिए, उस वक्त उन्होंने नहीं की। उनको पीडीएम तब याद आई जब 4 अगस्त की रात उन्होंने खिताब किया कि सुबह जब उन्हें पता था कि सजा होने जा रही है तो उन्हें पीडीएम का लफ्ज यूज किया। अब भी वक्त यही है कि तमाम सियासी जमातों को, अगर कोई और नहीं आ रहा, आपस में राब्तों के साथ मीडिया भी कोशिश करे, वकला की बॉडीज भी कर सकती हैं, अदलिया कर सकती है कि बिठा के ज़ाब्ता अखलाक बना लें। वो ज़ाब्ता अखलाक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का भी बनना चाहिए, वो माशी तरक्की और सियासत, इसके लिए सियासत के लिए सब चीज़ों में हो कि हमें क्या अहदाफ करने हैं, किन की तरफ नहीं जाना। और एक फ्रीक गर्म हो रहा है तो दूसरे को ठंडा हो जाना चाहिए। सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पर नहीं बैठ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब किसी को इन्हें एक टेबल पर बिठाना पड़ेगा? इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अलावा आप कोई रास्ता पाकिस्तान के आगे बढ़ने का निकाल नहीं सकते। अभी हम जो मर्जी करें, लेकिन इलेक्शन के शेड्यूल के साथ उससे थोड़ा पहले सबको बिठा के कुछ ना कुछ चीज़ों पे इत्तफाक राय करना होगा। फैसिलिटेशन काउंसिल की सूरत में जो 5 अहदाफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके जरिए फिर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुतय्यन किए हुए हैं, और उसके ऊपर आज कल भी मीटिंग हुई है और 2 तारीख को एपेक्स कमेटी की फिर मीटिंग हो रही है। सारे वज़राए आला भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी होंगे, सर्विसेज चीफ होंगे, कि एक तरजीह बना रहे हैं और हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं दुनिया से, जो ममालिक हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, तो उनको रास्ता भी देना होगा। वो सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री की सपोर्ट हासिल है, इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी। तो दुनिया जो वादे कर रही है वो उसके पीछे एक पाकिस्तान के अंदर सियासी बयानियां भी चाहते हैं वो कि यहाँ पे सियासी तौर पे इस्तेकाम हो। तो सबको यही चाहिए कि मिल बैठ के कोई मामला निकाले। मैं आप इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अगर कुट्टी सियासतदानों की आपस में हो गई या कुछ इदारों के साथ कुछ लोगों के मसाइल पैदा हो गए और वो बात ही नहीं करना चाह रहे। तो पाकिस्तान को तो चलाना है, हमारी तरजीह तो पाकिस्तान होना चाहिए ना। लेकिन हमने देखा कि जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में मौजूद हैं वो शख्सियात की सियासत से बाहर नहीं निकल पा रही हो। नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो। अच्छा, जिस तरह से एक गुड कॉप और बैड कॉप का खेल हम देख रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से बात करते दिखाई दे रहे थे कि आसिफ जरदारी ने स्टेटमेंट क्यों दी, ये उनसे पूछना चाहिए, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, मैं सीईसी को जवाबदेह हूं। इसी तरह जब नवाज शरीफ का बयानिया सामने आया, एक सख्त बयानिया सामने आया, मरीम नवाज ने कहा हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। तो ये बयानिया ही नहीं बना पा रहे जो लीडरान हैं। और ये आपको क्या लग रहा है कि कंफ्यूजन क्यों है इतनी ज्यादा विद इन द पार्टी? नहीं, मसला यही है कि वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड, और बयानिया वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़ा खुल्लम खुल्ला निगरान हुकूमत में रास्ता चाहिए है। वो उनके बनाए हुए सिस्टम को मत तोड़ें, जिसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी हुई है कि उसको निगरान हुकूमत में वज़रा ने छेड़ा। अब आप देख लें, यूनुस डागा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे उनका पोर्टफोलियो लेके रेवेन्यू दे दिया गया और चीफ मिनिस्टर ने मादरत भी की कि मैं बेबस हूँ, और ज़ाहिर है वो आसिफ अली जरदारी के नॉमिनी हैं, उनके साथ उनसे पूछ के चल रहे हैं। चीज़ों को फंस गए हैं। अफसरों के तबादले पे इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बरहमी का इजहार किया था जब चीफ मिनिस्टर अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे, और फिर उनको मजबूरन देनी पड़ी कि इलेक्शन कमीशन
हतमी फैसला कर रहा था कि फिर हम इनको हटाने के लिए या रोकने के लिए ऑर्डर पास करेंगे कि किस तरीके से कि लोगों को इवन प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अब पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत मरकज में भी रास्ता चाहिए था, उन्होंने इसीलिए ये गुफ्तगू गुड कॉप और बैड कॉप की शुरू की कि ये तो नून की एक्सटेंशन है, ये तो नून के लोग बैठे हुए हैं। और असल मसला ये है कि पहले वो वजीर आजम बनना चाह रहे थे बिलावल भुट्टो, और उनका खेल भी यही था कि बीएपी भी मिल जाएगी और पंजाब में जो पीटीआई खत्म होगी, जितनी टूटेगी और जितने लोग उनके टूटे हैं वो इनके साथ मिलेंगे और केपी में भी होगा। वो तीनों चीजें ना पूरी हो सकी, उस पर भी वो बड़े शौकी हैं और नाराज हैं। खालिद से भी नाराज हैं, गुस्से में है कि भाई आपने तो हमें मुझे वजीर आजम का कहा था और गेम सारी उलट गई। तो दोनों मिलके खेल रहे हैं क्योंकि अपने वालिद की फॉर्चून के सारे बेनिफिशियरी तो बिलावल ही हैं। अब वो इखलाकी हो, माली हो, सियासी हो, सारा कुछ वो उन्हीं के पास है। और नून लीग के लिए आप क्या समझते हैं, नून लीग के लिए कितनी मुश्किल है, नवाज शरीफ के लिए कितनी मुश्किल है? वापस आएंगे, गिरफ्तार होते हैं, नहीं होते हैं, क्या नया बयानिया बना पाएंगे, क्या बयानिया लेकर अवाम में जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अब ये तासुर देना उन्होंने शुरू कर दिया है कि नून लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। आपको पता है कि बी टीम कहें, ए टीम कहें, कि तासुर उन्होंने ये दे दिया कि ये किंग्स पार्टी है। और फिर पाकिस्तान के अंदर किंग्स पार्टी के कबूलियत हो जाती है, और मकबूलियत साइड पे हो या ना हो, लेकिन रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं, लोगों की तरफदारी शुरू हो जाती है। मुस्लिम लीग नून ने जो बातचीत शुरू करनी थी वो आपके और हमारे सारे मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि नवाज शरीफ क्या बयानियां रखेंगे, वो क्या करेंगे। तो 21 अक्टूबर को जब उनकी वापसी होगी लाहौर में, जो जलसा वो करेंगे, जो गैदरिंग वो करेंगे, वो एक पहला पैमाना होगा मुस्लिम लीग नून का अवाम के अंदर जाने का। क्योंकि ये तासुर बनाया जा रहा है कि नहीं जी इनको तो लोग वोट ही नहीं करेंगे, लोग नाराज हैं। लोग नाराज होंगे शहबाज शरीफ से, इसमें कोई शक नहीं है। लोग नाराज हैं महंगाई से, जो डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल ने आपस में मतलब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा पंजाबी का, बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया उसको छोड़ दें तो उसका जवाब नवाज शरीफ से उनको होप की सूरत में भी मिल सकता है। और नवाज शरीफ ने पहले डिलीवर भी किया। तो मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर को जलसा उनकी आइंदा की कामयाबियों के लिए या नाकामियों के लिए रास्ता मुतय्यन कर देगा कि उनकी अपनी पार्टी अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए किस हद तक जाती है। और जो उनके लिए कानूनी मुश्किलात हैं वो आपके और हमारे सामने एक हफ्ता पहले आ जाएंगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट जाएंगे और जमानत अप्लाई करेंगे कि वो कानून के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका स्टेटस एक इश्तिहारी का है, उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जा चुका हुआ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी अपीलें हतमी तौर पर तय हो चुकी हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ना उनकी अपीलें तय हुई हैं, वो हाई कोर्ट ने वहीं रोक दी थी कि जब वो आएंगे हम इन्हें नए सिरे से शुरू करेंगे। और उनके अंदर मेरे साहब में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। उनके आने के बाद ये चंद पेशियों की मार होंगे जो केसेस उन पे बने हुए हैं। मरियम नवाज का बरी होना सबसे बड़ा केस एवन फील्ड का था। अल अजीजिया के ऊपर पहले ही बहुत क्वेश्चन है कि अरशद मलिक जज ने खुद कह दिया था कि उनसे फैसला जबरदस्ती लिखवाया गया था। तो वो फैसला चूंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खोसा साहब ने इस तरीके से टाला कि वो वीडियो फोरेंसिक को उन्होंने बहिश्ती जेवर में जो पुलिस रात की मंजिलें हैं वो बना दिया कि ये चीजें हों, ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, मतलब इतनी चीजें पूरी करें कि वीडियो एविडेंस ना हो। हालांकि जज को उन्होंने सजा के तौर पे नौकरी से भी नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और उसी सख्त बयानिए पर कायम रहते हैं, वही बातें दोबारा दोहराते हैं कि उन्हें भी इंसाफ चाहिए और वो बदला लेंगे, अब वो जजेस से बदला लेंगे, जर्नैलों से बदला लेंगे, उसी नैरेटिव पर अगर वो कायम रहते हैं तो आपको लगता है कि मुश्किलात फिर बढ़ जाएंगी नून लीग के लिए? एस्टैब्लिशमेंट भी फिर यू टर्न ले सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका मिल सकता है, पीटीआई चेयरमैन बाहर आ सकते हैं? पीटीआई के चेयरमैन का बाहर आना अदालतों के ऊपर मरहून मिन्नत है, और उसके ऊपर आप एस्टेब्लिशमेंट का कह सकते हैं कि ये एक बड़ा टैग लग सकता है। तो फिर नवाज शरीफ ने अगर ये करना है तो फिर इमरान खान की तो जो आज मकबूलियत है वो पीछे चली जाएगी ना, जो जिनके नाम पे वो ले रहे हैं। फर्क नवाज शरीफ और इमरान खान में ये है कि जब उनको हुकूमतों से निकाला गया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की इदारों पे बराह रास्त हमले नहीं किए, उन्होंने गिला शिकवा जरूर किया और वो करते आए और आगे बढ़ते आए। उन्होंने अब भी यही करना है। उनके नजदीक ये नहीं होगा कि अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारी सख्तियां यहां पे भी बर्दाश्त की। वो जेल में जाने के लिए लंदन से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वापस आए थे। वो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन्होंने अदम एतमाद आई हो तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर दिया हो कि नहीं उसको आइन शिकन सुप्रीम कोर्ट करार दे कि वो अदम एतमाद खत्म कर दे। यही मुकाबला भी किया, अदालतों के सामने पेश होते रहे, उनके घरों से हमले लोगों पे नहीं किए गए। ये फर्क है कि मैं और आप अगर ये एकदम सोच लें कि चेयरमैन पीटीआई यूं कर देंगे और वो उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट फौरन यू टर्न ले लेगी। बहुत कुछ आगे जा चुका हुआ है। अभी उनको साइफर केस अडयाला जेल में, चूंकि उनके तो गाना बना था नेक्स्ट स्टॉप
वो उनके ऊपर अब बदकिस्मती कहें कि मकाफात अमल है कि उनके अपने ऊपर आ गया। वो उसी बैरक में पहुंच गए जहां वो नवाज शरीफ का मुंह पे हाथ फेर के वाशिंगटन में कह रहे थे कि मैं एसी जाके उतरवाऊंगा। उनको वही सहूलतें मांगनी पड़ गई जो वो लोगों से छीनना चाह रहे थे बतौर वजीर आजम। अभी चलेगी जंग और ये सियासी मैदान है, दिलचस्पी ठीक ठाक बढ़ेगी। अगर खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को रास्ता ना दिया तो उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, अंसार अब्बासी ने जो स्टोरी दी है शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा खोकर के हवाले से कि वो मिलकर एक नई सियासी जमात बना रहे हैं, आपको लगता है ये बन पाएगी? और अगर बन भी जाती है तो इतना आसान तो नहीं होगा अपनी जगह बनाने में? मुस्तफा खोकर इनमें वो वाहिद आदमी है जो इस्लामाबाद में, मेरी भी परसों तरसों बात हुई थी उनसे, इस्लामाबाद में चाहेंगे तो बड़ा जलसा एक रख देंगे। इसके बाद इलेक्टेबल्स इनको कौन देगा? शायद खाकान अब्बासी तो नहीं जाते अपने हल्के में, वो तो जो उनके घर आ जाए तो ठीक है, कोई इतना उनका अवामी राब्ता मौजूद नहीं है। और ना वो उस हल्के में, जाहिर है एक वैसे उनको गिफ्ट की हुई सीट थी PMLN की तरफ से, लाहौर से उनको जब जितवाया गया तो ये बड़ा मुश्किल होगा। मिफ्ता इस्माइल कराची में बैठते हैं, वो पैसे वैसे लगा सकते हैं। उनके भाई ने मेरे हिसाब किताब में जो मुझे बताया गया था उस वक्त चेयरमैन PTI के लिए फंडिंग भी की थी जब ये नून लीग के वजीर खजाना थे, उनके नैरेटिव को बनाने के लिए, इलेक्शन के लिए। ये बिजनेसमैन है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी पार्टी होगी। बस ठीक है, ये आपके और हमारे टॉक शोज में अच्छा काम चलाएगा। अभी कोई मुझे इनकी कामयाबी नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी आप मंजरनामा किस तरह से तब्दील होता देख रहे हैं? जो गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा बात हो रही है नवाज शरीफ से मुताल्लिक कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको लगता है कि चीज़ों को मैनेज करके आएंगे? जिस तरह से ख्वाजा आसिफ या मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा थे वो में ये कहते दिखाई दे रहे थे कि अब नवाज शरीफ की जो वापसी है उस पर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लिया जाएगा, गिरफ्तार नहीं होने देंगे मियाँ साहब को। देखिए, रिस्क तो नहीं लिया जा सकता कि वो, इसमें कोई ऐसी नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा कि एक हफ्ता पहले अंदाजा हो जाएगा जब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर जमानत दे देती है तो रिस्क खत्म हो जाएगा ना। कोई रिस्क ही नहीं है, आप आइए, वो आपको टाइम दे देंगे। वो ऐसे टाइम पे लैंड करें कि वो आए, जलसा करें और सुबह अगले दिन, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो या लाहौर हाई कोर्ट से, जहां से भी वो करेंगे, राहदारी जमानत मिलनी है उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना है। तो रिस्क तो खत्म हो चुका होगा अगर जमानत हो गई। और जमानत नहीं होती तो फिर उनको ही फैसला करना होगा। उनके लिए वो भी बहुत बड़ा बयानिया होगा कि जी अगर मेरी जमानत नहीं दी अदलिया ने और मैं फिर पाकिस्तान आ रहा हूं, तो मेरे ख्याल में फिर वो एक नई सिचुएशन होगी। आप और हम उसको दूसरे अंदाज से देखेंगे। तो जो हमदर्दी वो लेना चाह रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं। कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रूस से खाम तेल के बाद LPG की पहली शिपमेंट भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि LPG की कीमत क्या है और क्या ये रियायती कीमत पर फराहम की गई है। पाकिस्तानी हुकाम इस हवाले से बता रहे हैं कि रूसी खाम तेल की खरीदारी चीनी करेंसी में की गई, ताहम इस मुआहदे की लागत से मुताल्लिक भी कुछ नहीं बताया गया। दूसरी जानिब रोशन डिजिटल अकाउंट्स की अगर बात करें तो उसके जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हजम $6.617 से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त के महीने में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों ने $130 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क भेजा है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से अब तक रिवायती नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में $320 मिलियन, इस्लामी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में $395 मिलियन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में $18 मिलियन की सरमायाकारी की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की अगर बात करें तो उसके मुकाबले में इंटर बैंक और ओपन मार्केट दोनों में ही अमरीकी डॉलर की कदर में इस वक्त मजीद कमी वाक़ई हुई है, जो कि हमारी मैशत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हुकूमत की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए जो सख्त इकदाम उठाए गए, उसके बाद से लेकर अब तक डॉलर की इंटर बैंक कीमत बुलंद तरीन सतह से $18.30 कम हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से $43 सस्ता हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। यूरोप का ये कहा जा रहा है कि जो मुल्की मईशत है वो बहाली की राह पर गामजन हो गई है। फिर अब हुकूमत ने बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अब शहरियों पर कूड़ा टैक्स लगाने का भी फैसला कर लिया है। घर का ₹50, दुकान का 200, पेट्रोल पंप 1000, जबकि इंडस्ट्रियल यूनिट मालिक ₹2000 माहाना सफाई टैक्स हुकूमत को देने के पाबंद होंगे। इस टैक्स की मद में सालाना 4 अरब 28 करोड़ रुपए कौमी खजाने को वसूल होंगे। शहरियों की जानिब से जो हुकूमत ने नया टैक्स लगाया है, सफाई टैक्स, इसको मुस्तरद कर दिया है।
इससे कबल हुकूमत अवाम पर अरबों रुपए का टैक्स लगा चुकी है, जिसके बायस गरीब अवाम को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं पूछना यही चाहूँगा रूसी LPG के हवाले से कि कहीं रूसी तेल की तरह ये हम पर बहुत भारी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सियासत उस पर बहुत की गई थी कि रूसी तेल जब आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। उतना ही हमने देखा कि फ्यूल की प्राइसेस डबल हो गई। यह है कि इस टाइम पे हमें कहीं से भी चाहे $1 या some सेंट या चंद रुपए की अगर सस्ती कोई चीज मिलती है खरीद के अंदर, तो हमें वो लेनी चाहिए और हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। तो एक तो ये टाइम है, अगर हमें किसी भी मुल्क से कोई ब्रेक मिल जाता है। जो चीज समझने की है, आप देखें कि इस वक्त अगर हम बिजली की मद में अगर हमें 60% से अगर हमारा $100 का बिल आता है तो उसमें से 60% के करीब वो होता है जो हमने इस्तेमाल किया होता है और 40% के करीब वो होता है जो टैक्स मद में जा रहा होता है। तो अक्सर जो आवाम को समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो नाइट्रो जो बोझ बढ़ रहा है वो एक तो वही है जो फ्यूल की मद में है, फ्यूल महंगा होने की वजह से, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उसका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है। और हुकूमत जो है वो अपनी जो कलेक्शन है रेवेन्यू की, वो एक बहुत बड़ा उसका जो हिस्सा है वो इससे कलेक्ट करती है। एक तो वो हिस्सा है जो हुकूमत लॉसेस है उसको ठीक करती है, जिसको आप जबरदस्ती कर्जा कहते हैं, और फिर एक वो है जो हुकूमत वैसे अपने जाने में जो इनडायरेक्टली तमाम जो कलेक्शन है वो इस तरीके से कर रही है इनडायरेक्टली, मुख्तलिफ सेल्स टैक्स की मद में या इम्पोर्ट के टैक्सेस की मद में, एक्सेट्रा। तो ये उम्मीद यही है कि इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोझ कम होगा, लेकिन हमें शायद वो नजर उसी वक्त आएगा जब हुकूमत टैक्सेस की जो शरह है कम करे। अवाम तक फायदा पहुंचते नहीं देख रही हम, ठीक है। अच्छा, अवाम तो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस चुकी हैं। आपको लग रहा है जो हालिया सख्त इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से डॉलर की जो कदर है वो अब कम हो रही है, तो इन तमाम इकदाम के बाद हम ठीक मुआशी ट्रैक पर अभी आ चुके हैं या अभी भी हमें वक्त लगेगा? नहीं, देखिए ये कुछ टाइम तो है। अभी आपने अपने इब्तिदाइया में भी बताया कि इस तरह से फिगर्स जो है इंटर बैंक जो रेट है वो भी चेंज हो रहे हैं और करेंसी जिस तरह से हो रही है, ये तो अच्छी बात है, जाहिर बात है, क्योंकि इसका बोझ बहुत सी चीजों पर पड़ रहा था। लेकिन जो हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं वो यही है कि हमें अपने अखराजात कम करने। हालिया अभी वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट में जिक्र किया कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को संभालने के लिए अपने अखराजात को फातर कम करने की जरूरत है, उनके रेवेन्यू में कलेक्शन को बेहतर करने की जरूरत है। तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि इनडायरेक्टली तो हुकूमत बोझ डालती है जो गरीब ज्यादा पड़ जाता है उसको। डायरेक्ट का मतलब यही है कि जो ज्यादा कमाता है या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है वो ज्यादा हिस्सा जो है वो डाले। तो उसमें वो जो सेक्टर्स हैं जो पहले किसी वजह से इससे बाहर है, उसका जिक्र भी किया उन्होंने कि एग्रीकल्चर को इसमें लाएं, रियल एस्टेट को लाएं, इसमें आई थिंक रियल एस्टेट के अलावा रिटेल हमारा सर्विस सेक्टर से, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो हुजम के मुताबिक वो टैक्स में हिस्सा नहीं डाल रहे। तो जैसे जैसे ये 10.4% है टैक्स की GDP, और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं हुकूमत के पूरे मजमूई तौर पे वो 22% ऑफ GDP है। तो ये तनाव बहुत ज्यादा है, और इस तनाव को कम करने का एक ही तरीका होता है कि हम मुल्क के अंदर डोमेस्टिकली या तो बोरो करें या मुल्क से बाहर इंटरनेशनली बोरो करें। और अब जिस तरह के हालात हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं डेट सर्विसिंग की जो लेवल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे पास यूजिंग स्पेस खत्म होता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, डॉलर मजीद कितना नीचे जाएगा या कितना नीचे जाना चाहिए? और जब कीमत कम हो रही है, मईशत समेत आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? डॉलर जब महंगा होता है फौरन महंगाई का तूफान आ जाता है, लेकिन जैसे ही डॉलर की कीमत हम नीचे जाते देख रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, करेक्शन होने में हो सकता है। आप ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे ये करेक्शन होती है तो हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं हुकूमत की वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि इंटर बैंक रेट जब चेंज होता है तो हमने चाहे डोमेस्टिकली
जो अपनी घर से जितनी हुकूमत ने जो पैसे बोरो किए हैं उनके पास या बाहर, वो उसके ऊपर पड़ता है। हुकूमत को या तो खरीदने पड़ते हैं या अपने खजाने में उसके बताए। तो न्यूज यही है कि इसकी वजह से, कम होने की वजह से और उसकी वजह से जो वो फायदा होगा वो इवेंचुअली पूरे सिस्टम पे होगा, लेकिन उसको करेक्ट होने में वक्त लगता है। हाँ, अब जो सवाल ये है कि क्या ये सस्टेन रहेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि डेफिनेटली हुकूमत ने सख्ती की है, जो स्मगलर पे उनको रोका है, और इसकी जो असल जो वैल्यू है, सब लोगों का अंदाजा है कि असल वैल्यू 260 के आसपास या 270 260 के आसपास कहीं पे जाके रुक जाए, ये सस्टेन रहे। लेकिन जो चैलेंज है वो यही है कि हमारे बॉर्डर के अक्रॉस जो इनके पास डॉलर नहीं है, तो वो डॉलर का बोझ भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, जो स्मगलिंग के और हुंडी हवाला के वजह से काम होता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इवेंचुअली इसको सस्टेन करना जो है वो अच्छा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने का एक सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, जो बिजली के बिलों में हम देख रहे हैं। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस, और अब ये कहा जा रहा है कि कूड़े पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। किस तरह से इन सख्त मुआशी मुश्किलात का आवाम सामना करेगी? कौन से ऐसे वजीर मुशीर हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं? है कि जो भी हुकूमत की कोशिश की रही है, वो तो अभी सर्विस करने की कोशिश की सिचुएशन की, लेकिन जो 76 ईयर्स का काम नहीं हुआ जिसकी दहाइयों में, वो इस इंटरिम गवर्नमेंट के कामों से आ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बहुत से सेगमेंट सोसाइटी के थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे या टैक्स नहीं हो रहे थे, और उनके अखराजात को वो कर्टेल की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इन हालात में आवाम बहुत थक चुकी है, एग्री करता हूँ, और बहुत महंगाई हो चुकी है। इन हालात में मुश्किल सिचुएशन है। द ओनली वे फॉरवर्ड कि हुकूमत अपने अखराजात को खातिर कम करे। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता कि सड़कें इसी तरह बन रही हैं और उनके सिस्टम इसी तरह बन रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं। अखराजात, मराहत, हर किस्म की जो लिमिट है उसको टर्न अराउंड करें, एक्सपेंसेस और एक्सपेंस को कम करें, ताकि जो इनकी जरूरियात है मशीनरी को चलाने की वो कम हो, तभी जाके ये बोझ जो है हम इस बोझ का कुछ कम कर सकें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, एक ऐसा मुल्क जो एनर्जी सेक्टर पर काम नहीं कर रहा, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से कोई काम नहीं कर रहा, नई इंडस्ट्रियां नहीं आ रही, बाहर से लोग पैसा लेकर पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है, तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे? कोई भी हुकूमत आ जाएगी, किसी के पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को एक ही दिन में ठीक कर देंगे? सर, यही असल सिचुएशन है कि हम 12 टेलीविजन पे और मीडिया पे देखते हैं, लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद नया मैंडेट हो जाएगा, लेकिन मैंडेट किसी के पास रहे हैं। तो मसला यही है कि क्या उनके पास ये सकत होगी कि किस किस्म के सख्त फैसले करें कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो और जो हमारा एक्सपेंस है, जिस तरह मैंने भी बताया 22 और 10, इसके दरमियान 10% का जो खला है वो शुरू कर दें और हमारा टैक्स जीडीपी बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत से ऐसे जो काली भेड़े हैं या माफियाज हैं, उनको टैक्स नेट में लाना बहुत मुश्किल होगा, और उसके चैलेंजेस और रिप्रेशन पॉलिटिकल गवर्नमेंट से इससे भी ज्यादा होंगे जो कि इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद। इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट फेवर के हवाले से, जहां पाकिस्तानी टीम इस वक्त हिंदुस्तान में लैंड कर चुकी है। मनाजिर हमने तमाम ही टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर देखे, किस तरह से लोग वहां पर पाकिस्तानी टीम को वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तानी टीम दुबई से पहुंची है, हैदराबाद, दक्कन, और एक रोज़ का आराम करेगी पाकिस्तानी टीम, जिसके बाद उनका वार्म अप मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ। और साथ ही साथ कौमी टीम अगले दिन ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लेगी। सख्त सिक्योरिटी हमने देखा वहां पर एयरपोर्ट पर थी, 20 के करीब गाड़ियां थी सिक्योरिटी की, जिसकी सख्त निगरानी में पाकिस्तानी टीम को एयरपोर्ट से
होटल ले जाया गया। एक बहुत बड़ी तादाद फैंस की हैदराबाद दक्कन की हमने सड़कों पर भी देखा और वहाँ पर जो इतलात भी मौसूल हो रही थी कि ट्रैफिक भी वहाँ पर कितनी ही देर जाम रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को वेलकम करने के लिए जो इंडियन फैंस हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जो इंडियन फैंस हैं वो पाकिस्तानी टीम का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह से मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर, रश लगा हुआ है इस वक्त लोगों का, सड़कें वहाँ पर ट्रैफिक से जाम हो गई थी और बाबर आजम की एक झलक देखने के लिए उनके जो मद्दाह थे वो एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे, वो सड़कों पर भी मौजूद थे। जिस तरह से जब वो होटल में पहुंचे हैं वहां पर भी पाकिस्तानी टीम का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। तो इंडियन फैंस बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में कब हिंदुस्तान आएगी, वर्ल्ड कप का ये मार्का हम देखेंगे। और कुछ ही दिन बस रह गए हैं जब ये तमाम मैचेस हम देखेंगे, कौन सी टीम अच्छा खेलेगी। पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी तैयारी में गई है। जिस तरह से बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एशिया कप में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसके बावजूद जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर भी उस पर बड़ी बात की गई, तारीफ़ की गई कि इतने मुश्किल हालात में जब बाबर पर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है और उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वो दोस्ती यारी में टीम बना रहे हैं, शादाब खान पर बहुत तनकीद हो रही है, फ़खर जमान पर बहुत तनकीद हो रही है, हमारे जो मेन बॉलर थे नसीम शाह वो इंजर्ड हो गए हैं, उसके बावजूद बाबर हमें बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अब स्टेडियम में ही इन तमाम बातों का जवाब देंगे अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। टीम को उन्होंने भरपूर तरीके से डिफेंड किया है कि यही वो टीम थी जो कि नंबर 1 रैंकिंग में आई है वर्ल्ड में और मैं ये जानता हूं कि कौन टीम के लिए फाइट करता है, कौन मेरे लिए फाइट करता है। तो ये शायद जो डिसीजन है ये बाबर पर, टीम मैनेजमेंट पर छोड़ दिया जाए। जिस तरह से हसन अली की सिलेक्शन हुई है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो बड़े अरसे से क्रिकेट से मतलब नेशनल ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे थे, तो एकदम से जो हसन अली की एंट्री हुई है उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। साथ ही साथ अब इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच का, जो कि सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस मैच का इंतजार नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो अब ये इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तानी सरजमीन पर भारत के खिलाफ किस तरह से परफॉर्म करेगी। जब यही सवाल बाबर आजम से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि नो डाउट ये मैच बहुत बड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उनका जो फोकस है वो इस वक्त ये है कि वो हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान आए और जो एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उस परफॉर्मेंस को भी किसी तरह से क्लियर कर सकें ये वर्ल्ड कप जीत के। तो पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ और जो पहला मैच इस वर्ल्ड कप का होगा वो होगा 5 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और फाइनलिस्ट जो टीम थी न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में। सिक्योरिटी के हवाले से हमने बार बार ये सुना था कि वहाँ पर सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। जिस तरह से पाकिस्तान के वार्म अप मैच की बात की जा रही है, बंद दरवाज़ों में वो मैच होगा, शायद शायकीन उस मैच को नहीं देख सकेंगे। उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई इंडियन बोर्ड पर कि वो सिक्योरिटी किस तरह से फराहम करेंगे। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं, अब एक दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद वार्म अप मैच होने जा रहा है। तो बड़ी अच्छी तैयारी में, बड़ी अच्छी स्पिरिट में टीम गई है और यही मैसेज बाबर भी दे रहे थे और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बीइंग अ नेशन हम तमाम जो लोग हैं वो एशिया कप को अब साइड पर रख दें, एशिया कप पर बात ना की जाए, परफॉर्मेंसेस पर बात ना की जाए, सिर्फ और सिर्फ टीम को सपोर्ट किया जाए। जिस तरह से इंडियन फैंस आए हैं वेलकम करने के लिए, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें पाकिस्तान में रह के अपनी टीम को सपोर्ट करना है क्योंकि पहली बार है कि बाबर की क़यादत में पाकिस्तानी टीम इंडिया गई है। यकीनी तौर पर प्रेशर भी होगा और अब तमाम जो हमारे प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी तमाम टीम को बैकअप करें। ब्रेक लेते हैं इस हवाले से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे एक बार फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप का फीवर लोगों को चढ़ना शुरू हो गया है, जिसके कुछ मनाजिर हमने कल देखे हिंदुस्तान में, जहां पाकिस्तानी टीम को वेलकम करने के लिए हिंदुस्तानी फैंस बड़ी तादाद में मौजूद थे और अभी तमाम ममालिक की जो टीम्स हैं वो भारत में इकट्ठी होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर इस वर्ल्ड कप में हिस्ट्री बनाएगा,
बहुत से साबिक क्रिकेटर्स तो पेशन गोइयां कर रहे हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल या फाइनल खेलेंगी, लेकिन दूसरी जानिब सितारों की भी चाल है। और आज इसी चाल को समझने के लिए हमने दावत दी है एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम हनीफ साहब को। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सितारे किसके हक में उड़ रहे हैं। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से ही जानना चाहूँगा, ओवरऑल पहले परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आप कैसी होती देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हम ना बड़ी जज्बाती कौम है। हमें अगर कोई चीज़ नेगेटिव लग रही हो ना, तो हम उसे कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को हमेशा जीतना ही चाहिए, जीतना भी चाहिए, परफॉर्मेंस करनी चाहिए। एशिया कप में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काफ़ी लो थी, काफ़ी हल्की थी, सितारे भी कह रहे, बाकी जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं थी। ठीक है। वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फेवर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। प्लेयर्स जो अनफिट हुए हैं उनकी जगह जो नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, टॉप ऑर्डर की बात अगर करें और ख़ास तौर पे फ़खर जमान की बात करें तो फ़खर अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में अब आके। चलें इस पर तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो तमाम लोगों की नज़र है और तमाम लोगों का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम पहली बार बाबर आजम की क़यादत में हिंदुस्तान गई है। तो जो इंडिया के साथ हमारा मैच होने जा रहा है, पहले उस पर कमेंट ले लेते हैं आपका। बाबर आजम की अगर जब आपने बात की है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम है उनके लिए, जो पिछले 3 साल से चल रहा है और अगले 3 साल तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। 6 साल का पीरियड जो है ना इनके लिए वो टॉप मोस्ट पीरियड है कि जो इनको फेवर्स दे रहा है। तो इसीलिए इनकी लीडरशिप में जो लीड कर रहे हैं टीम को, ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी बुक्स में आएगी, सारी चीज़ें होंगी और पाकिस्तान काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के पोजीशन में आ जाएगा कि वहाँ पे जाके ठीक है 1-2 मैचेस होंगे। लेकिन आपने बात की स्पेसिफिकली पाकिस्तान की और इंडिया की, इस दफ़ा हिस्ट्री क्रिएट दोबारा होने वाली है। अच्छा। कि पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया से ज़रूर जीतेगा, लेकिन आगे कहां तक जाएगा फिर जैसे आप पूछेंगे आगे बता देंगे आप। ठीक है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि जो पहला मैच इंडिया के साथ होने जा रहा है वो पाकिस्तानी टीम ही जीते, इंशाल्लाह विन करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर बात कर लें, क्योंकि हमने एशिया कप में देखा शादाब जिस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, हमारा ओपनिंग पेयर नहीं चल पाया, फ़खर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, इवन बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आएगी? मैं चाहूंगा आप नाम लेकर सबका बताएं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पिछला जो एशिया कप गुजरा उसमें परफॉर्मेंस पाकिस्तान को पाकिस्तान बेसिकली लियो असेंडेंट में, बाय बर्थ पाकिस्तान लियो है। और लियोज के हालात अगर ओवरऑल पाकिस्तान के हालात के और ज़ोडिएक साइन को देखें, पिछले 3 साल से जो पोजीशन चल रही है पाकिस्तान की, वैसे भी क्राइसिस और टीम के भी क्राइसिस साथ शामिल हैं। लेकिन आगे जो ये टाइम आ रहा है अक्टूबर के 5th से आगे जो ऑनवर्ड टाइम आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान को फेवर्स मिलेंगी और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में आ जाएगा। और शादाब की परफॉर्मेंस मिक्स रहेगी, 50-50 रहेगी। अल्लाह ना करे कि उनको कोई इंजरी हो, पहले ही पाकिस्तान टीम जो है वो इंजरीज का शिकार है बहुत सारी, लेकिन की सूरत में हाँ जी, और शादाब की भी मुझे इंजरी लग रही है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो। लेकिन टॉप ऑर्डर इस दफा आपको परफॉर्म करता हुआ भरपूर तरीके से नजर आएगा। ठीक है, जो हमारे बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं फ़खर जमान, अब आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म में वापस आएंगे? बिल्कुल फॉर्म में वापस आएंगे। वो छक्के चौके लगाते हैं वो हम देखेंगे दोबारा। आपको टॉप ऑर्डर बड़ा स्टेबल नजर आएगा कि टॉप ऑर्डर आपका पहले पावर प्ले में बड़ा अच्छा प्ले करके जाएगा और बड़ा अच्छा आपको रूम देके जाएगा कि आपको एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छा स्टार्ट देके जाएगा और हर मैच में देके जाएगा। अच्छा, ठीक है। और जो पाकिस्तान के एक जनरेटर की वापसी हुई है, हसन अली की, वेरी इंपॉर्टेंट वापसी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो पहले परफॉर्म करते आए हैं वैसी परफॉर्मेंस वो दे सकेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो उनकी है वो नसीम शाह की जगह है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हसन अली की वापसी के बारे में क्वेश्चन आए थे आज से 3 महीने पहले कि हसन अली वापस आ सकते हैं, और उस वक्त ये किया गया था प्रेडिक्ट मेरी तरफ से कि हसन अली वापस टीम में आ सकते हैं। शायद हसन अली को भी इस बात का यकीन नहीं था। अच्छा, और वो वापस आ गए, किसी भी हालात में वापस आ गए कि इंजरीज आई, उनको वापस आना पड़ा। हसन अली अच्छा परफॉर्म कर देंगे, 2-3 मैचेस में मारवार पड़ने के चांसेस हैं, पड़ती ही हैं हर बॉलर को, लेकिन ये है कि हसन अली अच्छा अपना इमेज बना के जाएंगे, परफॉर्म करके जाएंगे। ठीक है। और बाबर जिस तरह से नंबर 1 बैट्समैन के रैंक पर हैं, ऑलमोस्ट 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, उसको वो कंटिन्यू रख सकेंगे? कोई उनके करीब तो नहीं आ सकेगा जिस तरह से शुभमन गिल अब बड़े पास आ चुके हैं? अच्छा, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है लीडरशिप कि वो टीम लीड कर रहे हैं, और एक है उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस। अपनी जाती परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में शायद उनकी इतनी ज्यादा अच्छी ना हो। ठीक है।
लेकिन टीम लीड करते हुए, बाकी सारी चीजें करते हुए, उनके प्लैनेट्स उनको फेवर दे रहे हैं कि वो टीम बड़ा अच्छा लीड करेंगे, ठीक है, कप्तानी बड़ी अच्छी करेंगे, डिसीजन उनके ठीक होंगे, लेकिन खुद एज ए बैट्समैन शायद वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं चीजों को, और वहां पे जाके चीजें कुछ ठीक रहेंगी, मुनासिब रहेंगी, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा मिडिल ऑर्डर जो है ना, वहां जाके थोड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान को रहेंगी। ठीक है। अच्छा, शाहीन आफरीदी और साथ ही साथ हारिस रऊफ, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, वैसे फेवर जो है वो शाहीन के साथ होती है ज़्यादा, लेकिन मुझे हारिस रऊफ लग रहे हैं कि हारिस रऊफ के, क्योंकि वो बाय बर्थ लियो हैं वो भी, और लियोज को भी मून साइन से फेवर्स मिल रही हैं, इसलिए हारिस रऊफ शाहीन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जाती दिखाई दे रही है आपको? सेमीफाइनल तक का सफ़र तो ठीक है, लेकिन वही वाला इफ एंड बट्स वाले टाइम पे जाके पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बाकी टीम भी आई हुई है, वो भी परफॉर्म कर रही है, वो भी परफॉर्म करेंगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान सेमीज में जाने के चांसेस हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के साथ आप और कौन सी टीम देख रहे हैं जो सेमीफाइनल में जाएगी, और कौन सी टीम है जो कि फिर हमें फाइनल में दिखाई देगी? अच्छा, इस दफा मुझे जो है ना इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है। तो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का अगर आता है सेमी, लेकिन ये है कि इंग्लैंड इस दफा मुझे वर्ल्ड कप ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली मैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो विराट कोहली के भी बहुत ज्यादा हैं, तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं इंडियन साइड से? यही प्लान जो है ना इंडिया के साथ जाके ना, क्योंकि हमारा रीजन सेम ही है, वहां जाके विराट कोहली को भी इंजरीज की प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन वो 1-2 मैचेस में शायद ना खेल सकें या कोई ऐसा चीज हो या कम परफॉर्म करें, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस 50-50 रहेगी। अच्छा। वो कोई सेंचुरियन नहीं होंगे इस दफा मेरा नहीं ख्याल कि वो सेंचुरी बनाए या कोई ऐसा बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दें। 50-50 मिक्स परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन करिश्मा उनका है वो कायम रहेगा। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली नाम अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं कि हमें सेमीफाइनल में 4 टीमें कौन सी आ रही हैं, और फिर उन 4 में से 2 निकल के फाइनल में कौन सी आप देख रहे हैं? अच्छा, उसमें एशियन रीजन की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान तो आता नजर आ रहा है सेमीज में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मुझे दूसरी साइड से आता नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपको नहीं लग रहा कोई इतना इम्पैक्ट डाल सकेंगे? और फिर फाइनल किसका हो सकता है? फाइनल फिर मैंने वही बताया कि इंग्लैंड के साथ कोई और होगा। अच्छा, वो आपको फिर अभी कंफर्म नहीं है? वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है। तो पाकिस्तान के हैं वैसे कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं सेमीज में जाने के? पाकिस्तान के चांसेस फाइनल में जाने के अभी सॉरी, लेकिन फाइनल में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे जाके प्लैनेट्स क्या मूवमेंट देते हैं या क्या चीज चलती है, फिर उस वक्त देखना पड़ेगा। ठीक है, उस वक्त के प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे कि उस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, उसको देखते हुए अकॉर्डिंगली हम उसको तकरीबन 1 से 1.5 महीना ये टूर्नामेंट चलना है, तो वो आप कह रहे हैं कि फिर उस वक्त देखना है वो तब्दील हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। मून साइन की पोजीशन बहुत दफा आपको 1-1.5 घंटे में मैच का पासा, तकदीर का पासा बदल देती है। लेकिन अभी की आज की सिचुएशन में अगर हम देखें तो आपको ये लग रहा है कि सेमीफाइनल में तो एटलीस्ट हम जा रहे हैं? जी, सेमीज में तो जा रहे हैं, तो सेमी में जाके फिर जोर लगाया जा सकता है, जोर लगाया जा सकता है। उस वक्त देखेंगे कि वहां पे क्या पोजीशन बन रही है और किस एंगल को या किस सेक्टर को ज्यादा बूस्ट अप किया जाएगा या किस सेक्टर में काम किया जाए, तो फिर वहां पे जाके फिर बहुत ज्यादा दुआएं हैं पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी टीम के लिए सदके खैरात इस तरह की चीजें करती है कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान में जा रही है, पहले तो हिंदुस्तान से जीते और फिर हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप लेके भी जरूर आए। जी, ऐसा ही है। पाकिस्तानी टीम के और बाकी टीम के प्लान्स तो यही हैं कि इंडिया से जो है ना उनकी धरती से कप उठा के लेके जाना है अपने मुल्क में। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को सेमीज में जाने के लिए इतना ज्यादा ट्रबल नहीं होगी। पाकिस्तान जाएगा सेमीज में, लेकिन उसके बाद फाइनल में जाने के लिए फिर हमारी जितनी दुआओं के जो कंटेनर्स हैं वो साथ लग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, 90% जो अवाम है, हम जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो यही देखते हैं कि यार इंडिया से जरूर जीतें, वर्ल्ड कप की खैर है, एशिया कप की खैर है, किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात कर रहे हैं तो कहते हैं ट्रॉफी आए ना आए इंडिया से जरूर जीतें। तो जो मैच होने जा रहा है आपको क्या लग रहा है, कोई वन साइडेड मैच होगा या फिर टक्कर का मुकाबला होगा दोनों टीमों का? शॉर्ट पाकिस्तान इंडिया से इस दफा मैच जीता होगा। अच्छा, कोई उसमें मजाका नहीं, कोई उसमें मुबालगा रही नहीं है। इंडिया अपना परफॉर्म जरूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान 200% परफॉर्म करेगा, आउटक्लास कर देगा, आउटक्लास करेगा। ठीक है। अच्छा, जो स्पिनिंग हमने देखा, स्पिन बॉलर्स का जो मसला रहा एशिया कप में, आपको लगता है वो किसी तरह से सॉर्ट आउट होगा? एकदम से जो गेंदें हैं वो घूमनी शुरू हो जाएंगी पाकिस्तानी बॉलर्स? अच्छा, दोनों कंडीशंस का बड़ा डिफरेंट है। श्रीलंका में क्योंकि कंडीशंस और थी और वहां पे अब अहमदाबाद में या इंडिया में ड्राई पिचेस होंगी, लेकिन अगर स्पिनर्स
को देखा जाए, मरकरी डील करता है उनको। मरकरी बड़ा स्ट्रांग हो रहा है 15 के बाद, 15 अक्टूबर के बाद। पहले मैच में 14 अक्टूबर वाले मैच में को इतना ज्यादा शायद अच्छा परफॉर्म ना करे स्पिनर्स, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मरकरी अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन में आएगा। स्पिनर्स की जो पीछे चीजें चल रही थी, ड्रॉबैक्स चल रहे थे, वो खत्म होंगे, स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम हनीफ साहब हमारे साथ सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक जी। ये था ट्रेलर फिल्म लाडे दे व्याह का, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म जो कि रिलीज होने जा रही है कल यानी कि 29 सितंबर को। और हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप सिनेमा घरों में जाएं, इस फिल्म को सपोर्ट करें, फिल्म को देखें। जो ट्रेलर अभी मैंने देखा है, जो हमारा पंजाब का कल्चर है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इस फिल्म की कास्ट में अली यलमाज हैं, मारुख मिर्ज़ा हैं, सलीम अलबेला हैं, गोगा पस्तूरी, खालिद भट्ट, शफकत चीमा, राहिला आगा और गोशी खान भी इसमें मौजूद हैं। दीगर फनकार भी शामिल हैं। एक कंप्लीट फैमिली कॉमेडी फिल्म है ये। और आज हमारे साथ इस फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, फिल्म कहाँ पर शूट की गई, फिल्म की कहानी कैसी है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो फिल्म की कहानी के बारे में यलमाज आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, मौका दिया हमें। फिल्म जो है जी, जैसे आपने देखा है ट्रेलर, पूरी एक जिसको कहते हैं कल्चरल जो है वो मूवी है। शादी का हमारा वो उसका सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि शादियों पर लोग जो है अपने चादर से बढ़ के पैर फैलाने में जो है ना, वो हम लोग हमारी आदत हो चुकी है। तो इसमें भी ऐसा ही है कुछ के शादी हो रही होती है तो उसमें कहते हैं जी हमने शादी धूमधाम से करनी है, कर्जा उठाएं, कुछ करें, वो जो बेटे पर जिम्मेदारी डालते हैं। और बंदा वो है जिसने जो बड़ा है घर का, मतलब लड़का था, बाप के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। बहनों की शादी करवाई, अब अपनी बारी आई है तो जनाब उसने फिर कर्जा उठाया। वो जैसे ये भी एक चीज़ है, एक सब्जेक्ट है और हमारी जो है ना एक लेसन है। उसके बाद जनाब उसका फिर वो कर्जा लौटाने वाला जो है वो सारा सीक्वेंस जो है वो है। शफकत चीमा साहब जहाँ वो मेरा ट्रैक्टर ले जाते हैं उस कर्जे के चक्कर में। तो इस तरह की है फैमिली। हमेशा शफकत चीमा साहब हम इसी तरह के रोल्स में उन्हें देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें जुल्म करते जरूर दिखाई देते हैं। बस हमने उन्हें इसीलिए रखा कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को। हाँ जी बिल्कुल, हमने इसीलिए उन्हें रखा हुआ है, हमने भी इसीलिए उन्हें इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा मारू, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? कहाँ पर तमाम फिल्म की जो शूटिंग हुई? जो फिल्म का शूट है वो सारा ननकाना साहब में हुआ है और वहाँ का एक गांव है, उसमें जाके हमने उसको फुल, हमारी जो मूवी है वो गांव में शूट हुई है। ठीक है। और हम वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मंथ हम वहाँ पर रहे हैं और हमने अपना शूट वहाँ पे ऑल कंप्लीट किया है। ठीक है। और अब महीने के लिए गाँव में जाकर रहना, उस लाइफ को एक्सपीरियंस करना, वो सब कुछ नया था और उसमें बहुत मज़ा आया। ठीक है गोश साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप बड़ी देर से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। इस मूवी को लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करने लगती है तो हम देखते हैं कि ब्रेक लग जाती है फिल्मों की। तो आपको लगता है कि एक नया एडिशन होगा, एक बेहतर एडिशन होगा इस फिल्म के जरिए? अच्छा, ये आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं न्यू टीवी का कि उन्होंने जो हमारे अपकमिंग जो बच्चे हैं वो उन्होंने काम किया है और उनको आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि वो अपनी फिल्म का जो है वो प्रमोशन दे सके। सबसे पहले तो ये है आपका शुक्रिया है पूरे न्यू टीवी का। सेकंड ये है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, इस फिल्म में मेरा जो पार्ट है वो मैं ये लाडे का ताया हूँ। अच्छा। और फफ्फा कुटन ताया नहीं होना। ठीक है, ठीक है। और शादी के मौके पर खास तौर पर फिर हम देखते हैं कि वो हर गल दे विच रंग च पंग पाना। ठीक है। लेकिन ये है कि एक बड़ी मज़ेदार फैमिली फिल्म है और इसमें ना देखने वालों को वो रस्में जो हमारी जो हम भूल गए हैं, जो हमारा कल्चर है वो नज़र आएगा। क्योंकि अब शादियाँ चली गई हैं मार्की में, होटल्स में, वो घर में शादी नहीं है। वो घर में शादी से पहले जो रौनक है, रिश्तेदार आते हैं, वो सारा कुछ इस फिल्म में नज़र आएगा। और हम अपने जो इन दोनों ने और हमारे जो डायरेक्टर हैं अनान भाई, इनकी कोशिश है और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और आने वाले जो बच्चे हैं जो सिर्फ होटल्स में जाके शादियाँ और ये पार्टीज अटेंड करते हैं, उनको अपने कल्चर का पता लगेगा।
और वो भी फिर इन्वॉल्व होंगे कि ये बड़ी अच्छी चीज है। जिस तरह से गांव में शादियां होती थी, सारे मेहमान दूसरे गांव से, शहरों से आते थे, ऐसा ही है। छतों पर चारपाइयां बिछाई जाती थी, बिस्तर निकाले जाते थे, तो वो एक अलग माहौल होता था। हम देखते होते अब तो बस आते हैं 7 to 10 तैयार होकर आए, शादी अटेंड की, खाया खाना और बस चले गए। हम देखते आ रहे थे अपने, और ये रियल है। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं छोटा सा था तो मेरी जो खाला थी वो पिंडी से, उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी पे आना था, तो उस खाला मेरी ने आते ही मेरी माँ के साथ लड़ाई डाल दी कि मैनू सब तो बाद क्यों कार्ड भेजे, मैनू सदा बाद क्यों भेजे सबसे पहले। तो इसमें भी ऐसे ही चक्कर है। ठीक है, यही चीजें हैं जो हम भूल चुके हुए हैं, वो इस फिल्म के जरिए हम अपना कल्चर दिखाना, और ये भी प्यार जताने का एक तरह कि हमें पहले क्यों नहीं बुलाया गया, हम पहले आना चाहते थे। ठीक है। अच्छा मारूक, जिस तरह से पंजाबी फिल्म है और ठीक पंजाबी फिर बोलनी पड़ती है, तो आती थी पंजाबी या सीखी, उस पर कुछ काम किया? क्योंकि देखने में नहीं लग रहा कि आपको पंजाबी आती है। ठीक है, अब मेरी पंजाबी भी कोई मेम नहीं है, ठीक प्योर देसी कुड़ी है, करन रही है। अरे नहीं, ये कि जब क्योंकि ठेठ पंजाबी वो जरा मुश्किल है। ये होता है कि पंजाबी में बोल लेती हूँ, लेकिन फिर 3-4 जुमलों के बाद की खत्म हो जाती है, गुम जाती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट पर फिर काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यलमाज म्यूजिक कैसा है फिल्म का? वो भी कंप्लीट पंजाबी? जी बिल्कुल कंप्लीट पंजाबी है, और मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेंथ है इस मूवी की, जो इसका म्यूजिक है। नया म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है। आप इसको पाकिस्तानी फिल्म्स में ना, ये एक फ्रेश, मैं समझता हूँ इसका वेव होगी म्यूजिक की भी ना। हमारे यहाँ होता है ये कि मूवीज आ रही हैं आजकल, माशाल्लाह सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक में ना कुछ यादगार गाना नहीं आ रहा कहीं ना, पंजाबी भी बनती हैं, तो इसमें ना एक तो फैमिली मूवी और फिर म्यूजिक जो है ना वो बड़ा ही स्वीट सा है। रिमिक्सेस पर फोकस है ज्यादा? नहीं, रिमिक्सेस कोई नहीं है। पहले दूसरी फिल्मों में हम देख रहे हैं कि रिमिक्सेस पर ज्यादा फोकस होता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि अपनी पहचान नहीं, फिर वो जो फिल्म के गाने हैं वो बना पाते। जी बिल्कुल, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, हमें तो लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग म्यूजिक है, क्योंकि मैंने 3 गाने गाए भी हैं, लिखे भी हैं, तो मुझे जरा और ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट है उसको लेकर। तो फिल्म किसने लिखी है ये? फिल्म जैन बाजवा है हमारे राइटर। ठीक है। बेसिकली कंसीव किया था आइडिया मैंने और हन्नान ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो हमने उसको मिलके बैठ के हमने उसको डिस्कस किया कि ये जो चीज़ है ना, ये हमें चाहिए। आजकल का जो माहौल है ना, इतना टेंस है, आपको कोई भी टेंस चीज़ बनाने के लिए ना, बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी देखते हैं सामने देख लें, आप जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने कहा जी हंसदे ऑनते हंसदे जानते ज़्यादा बेहतर है। ज़रा अगर टेंशनें भी लेके आए तो यहाँ से लेकर जिस सिनेमा से है वो मुस्कुराहटें लेके जाएँ, तो यही हमारी कोशिश थी और ये हमने कोशिश की। वो सब बड़ी अच्छी कोशिश है, जिस तरह से कॉमेडी फिल्म, पंजाबी कॉमेडी फिल्म पाकिस्तान में बनाई जा रही, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर अब हम देख रहे हैं हमारे आर्टिस्ट जा रहे हैं वहां पर काम करें, ऐसी ही फिल्में वहां पर भी बन रही हैं। प्रोडक्शन कह लें वहां पर बेहतर है, टीम वहां पर बेहतर है, जो सहूलियात हैं वो बहुत बेहतर मिली हैं विद इन पाकिस्तान। इस तरह की कोशिशें बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल। देखें इस वक्त ना पाकिस्तान में मैं इनके बैनर के नीचे तीसरी फिल्म बन रही है मेरी, ठीक है ना, जो हमारे डायरेक्टर हैं हन्नान। एक तो ये है, इसके बाद जूनियर नंबरदार है, उसके बाद पंगा है। ठीक है। तो ये फिल्में बना रहे हैं, ये यंग हमारे डायरेक्टर हैं जो हन्नान। तो बेसिक बात ये है कि हमारी फिल्म भी जो है ना वो फिर चढ़दे पंजाब च लगनी चाहिए। अगर वो यहाँ लग रही है ना तो हमारी भी लगनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा बहुत प्रोफेशनल होके काम करते हैं, हम थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा हैं, फाइनेंसेस ज्यादा हैं, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क है, इसको भी हम निगेट नहीं कर सकते। यस, हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिल्म हमारी बेहतर होती है। हमारे जो देखने वाले लोग हैं ना, हमें आदत पड़ चुकी है कि ब्रांड को हम बहुत पीछे भागते हैं, देखते हैं, बिल्कुल अपना लोकल जो स्टफ है उसको हम लाइक नहीं करते। तो जो अपने लोकल स्टार हैं, जो वो लोग जिनको यूज कर रहे हैं, जी वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे हैं। और आप अपने लोगों को तो देखने के लिए आए ना कि इन्होंने क्या बनाया। घर बैठ के फैसला ना करें कि ओहो इसमें गोशी खान है, हमें पर मौज लैन दो, वो कुड़ी पता नहीं किथों ले आए। ये घर में बैठ के बातें हैं। आए सिनेमा में आए, फिल्म देखें, हाँ फिल्म देखें, अच्छी है बुरी है कमेंट्स करें, तभी हम अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है देखने वालों को कि हमारी फिल्म देखने के लिए आए। ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम बात करें, जो मसाइल फिर हम देखते हैं, किसी सिनेमा में फिल्म नहीं लगती है, किसी में लगती है, तो फिर लोग उसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को उसमें भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे?
देखिए ये जो ये एरिया है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बड़ा खतरनाक एरिया है जी। मैंने इसीलिए सवाल किया है क्योंकि जो लोग चाहते हैं कल को मैं अपनी फिल्म बनाऊं तो वो ना लगाएं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा बुलाने का मकसद ये है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे जाए, उसको हम प्रमोट कर सकें। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ ना जी हर चीज का एक नेगेटिव जो है ना सोच है हमारे पहले से ही है। हाँ जी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो टाइम तो देना। मैं ये तो बात कर रहा हूँ कि भी एक बंदे ने 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा के दिन रात मेहनत करके एक फिल्म बनाई है यार, प्लीज उसको लगने दें, उसको टाइम दें, उसको शो दें, प्राइम टाइम दें, उसको वो वाला टाइम दें जिस पे ऑडियंस आती है। अब वो टाइम दे दें जी 1 बजे तो बाद ਤੁਹਾਡਾ शो होगा, दिन तो लोग तो सोते ही 12 बजे उठ गए, ये अपने कामों पर है। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे हैं ना उनको हमारे साथ मोहब्बत करनी चाहिए और हमें उनको यानी कि थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए, खास तौर पे ये जो नए हैं इनको, क्योंकि ये अगर डिसहार्ड हो गए, फिल्म अच्छी है बुरी है वो बात की बात, अगर बीच में ये डिसहार्ड हो गए ना, जो बीच में ट्रैक चल रहे हैं, तो फिर ये जाके कोई और काम करेंगे कि यार यहाँ तो खजल खुआरी यानी फिल्म बना के तरले कर दे फिर रहे हैं। गोशी भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में है ऐसा कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ना इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। अब जैसे हम कहते हैं ना हमारी पॉलिटिक्स ग्रो कर रही है, उधर हमेशा से चल रही है, उधर की इंडस्ट्री जो है ना, हम जो बात जिसका मुकाबला हम करते हैं वो एक अपनी एक मकाम पर जा चुकी है। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था हमें ये देखना होगा। हम जब लगती हैं तो हमें तुलना की जाती है कि भाई उनके बराबर है या नहीं, उतने वो किस बजट में मूवी बन रही है, हम किस बजट में बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें अगर, तो हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। और सॉरी टू से डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा जो मैं बात करने लगा ना वो माइंड ना कीजिएगा, वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ में 35-40 इयर्स हो गए मुझे इस लाइन में, मैं चिल्ड्रन थिएटर से काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो जो करना था, जो बनना था, अच्छा बुरा मैं हो गया। मेरे में अब वो नहीं है, बस ठीक है स्पोर्टिंग में चल रहे हैं, कुछ कर देंगे तो ठीक है, घर चल रहा है। बेसिक बात इन लोगों की है, जो नए लोग आ रहे हैं जी, इन लोगों की है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्रेडिट मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, कि आपने इनको बुलाया है। मैंने अपने सोर्स पे 2-3 जगह पे, नाम नहीं मैं लूँगा, मैंने बात की कि यार बच्चों ने फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म है, फैमिली फिल्म है, कल्चर पे बेस है, आप उन्हें बनाएं ताकि वो प्रमोशन कर सकें। कौन है जी फिल्म में? नहीं जी वो बिल्कुल ये देखते हैं और ये गलत है मेरा ख्याल है। जिंदगी स्टार में तो हम ही हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हम ही प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल इस पर सोचना। माहरूक, आपकी क्या अब एक्सपेक्टेशंस हैं? कल फिल्म रिलीज होने जा रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम अपने देखने वालों को? मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि अपने कल्चर को डिपिक्ट कर सकें अपने फिल्म में और लोग अपने आप को रिलेट कर सकें इससे, तो हमने बिल्कुल अपने लोकल जो हमारी लोग हैं यहाँ के, उन्हीं के लिए हमने फिल्म बनाई है। और मैं चाहती हूँ कि वो जाके देखें, उसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ जाके देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक को मूवी में कोई ना कोई ऐसा पोर्शन मिल जाएगा जिसको वो खुद से रिलेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो जाके देखें। सॉरी मैं इन्होंने बात नहीं करनी, मैं कर दूं, मुझे याद आ गई। मैं इनको ये इस बात का क्रेडिट और मुबारक मैं देता हूं कि इनकी फिल्म अभी पाकिस्तान में नहीं लगी लेकिन चौपाल पे बिक गई है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ, ये एक अचीवमेंट है अपने आप में भी। हाँ जी, ठीक है। तो अली, आपको मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमने ये जो मूवी बनाई है, मैंने अपनी टीम से कहा था कि जब ये फिल्म शुरू हो और एंड तक किसी को ये ना कहना पड़े कि पिन्नो पुत्र तो चाह बना के लाया, जरा सी है सीन ऐसा आ रहा है। तो ये पूरी फैमिली मूवी है और इसको जाके पूरी फैमिली शुरू से आखिर तक, इसमें कोई एक जुमला जुबानी या ऐसी बात नहीं है जिससे कि ये हो कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। तो हमने फैमिली मूवी बनाई है और फैमिलीज आके देखें इसको, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, हमारी हौसला अफजाई कर लें थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मूवी है। जरूर अली, थैंक यू सो मच। अली यलमाज, मारूफ मिर्जा, गोशी खान हमारे साथ मौजूद थे और फिल्म को भी हमने डिस्कस किया है। कल फिल्म रिलीज
होने जा रही है। तमाम नाज़रीन से अब भी ये कहेंगे कि ज़रूर जाएं, फिल्म देखें। पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जाते जाते मैं फिल्म के जो 2 फ़नी डायलॉग्स हैं, कॉमेडी के डायलॉग्स हैं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वो देखते हैं, शायद आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप कल फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां मौसम बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है। सर्दी की आमद शुरू हो चुकी है। कुछ पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी भी रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि मैदानी इलाकों में दिन और रात का जो मौसम है उसमें भी वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो चुका है। तो जब मौसम बदलता है तो फिर खुराक में भी तब्दीली आती है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो सर्दियों के फल हैं और सब्जियां हैं वो मुख्तलिफ हैं, जबकि गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जिस तरह से ड्राई फ्रूट के जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी हवाले से माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा अकरम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा, मौसम जिस तरह से तब्दील हो रहा है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो तो खाने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फल भी अब हमें नज़र आ रहे हैं जैसे कि आम है, तो क्या वो भी खा लेना चाहिए? उसमें कोई मज़ायका तो नहीं है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह खैर अनवार फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने पूछा कि इन सीज़न जो कि फ्रूट्स मौजूद हैं अभी इस वक्त, तो क्या वो सही वक्त है ऐसे फ्रूट्स को भी खाने का जिनका शायद अब सीज़न नहीं रहा? मैं इस बारे में एज अ डाइटिशियन, एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ये राय देती हूँ कि जो चीज़ इन सीज़न हो उसको खाना हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुअस्सर है, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जो इन सीज़न चीज़ होती है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कोई वेजिटेबल हो, उसकी एक तो देखिए हमें पता है कि आजकल फाइनेंशियल प्राइसेस कितने हैं। एक तो वो प्राइस के लिहाज से हमें ज़रा सूटेबल प्राइस में मिल जाती है, वो दस्तयाब होती है चीज़। नंबर 2 बात ये है, हाँ जी, जो आउट ऑफ सीजन है वो तो फिर हमें, जिस तरह फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हो गई या कोई फ्रोजन फूड हो गया या फ्रोजन जो मैंगोज हो गए या कोई भी ऐसी चीज जो कि आउट ऑफ सीजन है, वो हमें आमतौर पे एक हाई प्राइस में मिलती है एज कम्पेयर टू वो चीज जो कि सीजन के अंदर हो। एक और चीज जिसकी जो इन सीजन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने का फायदा ये है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट हाई होता है, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। जिस तरह से सेब, केला, अंगूर, अनार, नाशपाती अभी हम देख रहे हैं इस सीजन में जी, और इनके क्या फायदे हैं इस सीजन में? इन तमाम फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी का कंटेंट जो है वो हाई है, और हम कहते हैं कि किसी चीज के अंदर अगर विटामिन सी का कंटेंट हाई है तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा है। जब हम कहते हैं कि किसी फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो हम खा रहे हैं, चाहे वो कोई फ्रूट है, आइदर दे आर बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, पीचेस, बनानास, एप्पल्स, पियर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फायदा उसका ये है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स रिमूव हो जाते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं, और आजकल आप देखते होंगे कि कैंसर का जरा परसेंटेज ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट के अंदर इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको ऐड किया जाए। जैसे अब मैं बात करूंगा अनार है, अनार का आप क्या समझती हैं, क्योंकि अब सीजन उसका स्टार्ट हो चुका है, अनार को जूस की सूरत में लेना चाहिए या अनार को खाना चाहिए? ये भी लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप क्वांटिटी थोड़ी खा सकते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो उसमें आप ज्यादा क्वांटिटी इनटेक कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जूस की फॉर्म में क्वांटिटी जरा थोड़ा सा हमारा सर्विंग साइज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप खुद भी इमेजिन करें ना कि एक बोल में अगर आप थोड़ा सा अनार के दाने खा रहे हैं तो उसका सर्विंग साइज कंपैरेटिवली जो आप एक ग्लास जूस बना रहे हैं उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, जब जूस बना रहे हैं तो कैलोरी कंटेंट ज्यादा हो रहा है। अब जब कैलोरी कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो फिर वेट इश्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो रॉ फ्रूट का खाना इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी ज्यादा है और तमाम जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है और सिग्निफिकेंस है वो उसके अंदर मौजूद है एज कम्पेयर टू द जूस। क्योंकि मशीन के अंदर जब जूस बनता है तो कुछ पल्प का हिस्सा, कुछ फाइबर का हिस्सा, कुछ वो बिल्कुल माइनस हो जाता है। जिस तरह से सर्दियों में हम देखते हैं कि
लोगों का रुझान है सूप ज़्यादा पीते हैं, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, देसी अंडे, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स। पूरा सीजन उनको नहीं खाते, गर्मियों में नहीं जिस तरह से इंटेक करते, हालांकि मेरा ख्याल है खा लेना चाहिए। उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। और दिस द राइट टाइम कि ये तमाम चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, वही वाली बात मैं कहूँगी कि इन सीजन जो चीज़ है दैट इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी का वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही कुछ ऐसा निज़ाम है कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को खुद ब खुद रेगुलेट करती है। और फिर उसी तरह मुनासबत के साथ साथ सीजन के अंदर जिस तरह सर्दियों में हम देखते हैं साग आ जाता है, सूप आ जाता है, सूप लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, फिश खाना शुरू कर देते हैं। इन तीनों चीज़ों की, जिस तरह सूप हो गया इसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, फिश हो गया इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, साग के अंदर फॉलेट मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, इनसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बॉडी के अंदर इम्प्रूव हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, हार्ट डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए अच्छी ग़िज़ा है ये। तो सर्दियों की चीज जो आप गर्मियों के अंदर खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको फायदा तब ज्यादा होगा जब आप इन सीजन जो चीज है उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। अच्छा, साग का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं पूछने ही वाला था। ये मौसम सरमा की एक सौगात है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको पकाने का जो एक तरीका कार है, क्योंकि हम लोग हर चीज में जो घी की एक मिकदार है वो हम हद से ज्यादा उसमें डाल देते हैं। अच्छा, जहाँ तक घी की बात है उसके लिए मैं ये कहूंगी कि साग के अंदर हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि आमतौर पर घी और मकई की रोटी बनाकर और उसको सही वो रोटी में जब सही तरीके से चौपट कर लोग खाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर ये है कि वो लोग जिनको डैश डाइट रिकमेंडेड है, खास तौर पे हार्ट के पेशेंट्स, वो भी इसको बड़ी फरावानी के साथ खा जाते हैं, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। और उसमें होता यह है कि हम पहले तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं और फिर हमारा टेस्ट डेवलप होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट डेवलप होती है, फिर और क्रेविंग होती है कि अब इस दिन भी खाऊं, उस दिन भी खाऊं, उस दिन भी खाऊं। इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी हार्ट की आर्टरीज के अंदर आहिस्ता 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 प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर एक दिन हम कहते हैं कि आज तो भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जैसे साइलेंट इस्कीमिया, मुझे शायद एंजाइना की सिम्पटम्स। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा कितना नुकसानदेह है, और ये बहुत अननोटिस जाता है। अनवर भाई, लोगों को इतना अपनी डाइट के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा अकरम। इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।